Hello everyone, welcome to Basic Aspirants. And this video is all about editorials from December month. And I've taken these editorials from The Hindu, obviously, Indian Express, Financial Express, Times of India, etc. And yeah, this is me, and you can follow me on Telegram. This is my Telegram channel. So, without wasting any time, let's come to our first editorial, which is how e-rupee will work. First of all, let us know about what is e-rupee. E-rupee is a kind of digital currency which is a substitute for our regular denomination like cash and coins. ठीक है, फिर क्या हुआ? 1 दिसंबर 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आरबीआई ने हमारे रिलीज कर दी। इसको हम ई रूपी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर कैश। ठीक है, इसको रिटेल ट्रांजैक्शन में यूज़ किया जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने एज अ पायलट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है मुंबई में, न्यू दिल्ली में, बेंगलुरु में और भुवनेश्वर में। ये सब सिटीज़ इस प्रोजेक्ट का फोकस होंगी। ठीक है, अब क्या है, ई रूपी इज़ द डिजिटल वर्जन ऑफ बैंक नोट। जैसे हमारा बैंक नोट होता है 100 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, तो उसी का डिजिटल फॉर्म होगा ई रूपी। इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन होल्डर टू अनदर। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, एक वॉलेट क्रिएट किया जाएगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक का वॉलेट आपके मोबाइल में होगा। उस वॉलेट के अंदर आपके पास डिजिटल रुपी होगा। उस वॉलेट के थ्रू आप किसी पर्सन को या किसी बिजनेस को आप पैसे ट्रांसफर कर पाओगे, ई रूपी ट्रांसफर कर पाओगे। आपको कैश रखने की जरूरत नहीं होगी, आपके वॉलेट में ही ई रूपी प्रेजेंट होगा। ठीक है, दो कैटेगरीज में ई रूपी को डिवाइड किया, एक है रिटेल ई रूपी और एक है होलसेल ई रूपी। रिटेल ई रूपी वो है जिसको हम रेगुलर बेसिस पे अपनी रोज की ट्रांजैक्शंस पे और अपने बिजनेसेस को देने में, जैसे शॉपकीपर्स को वगैरह को देने में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और होलसेल ई रूपी है बड़ी ट्रांजैक्शन में यूज़ करने के लिए। ठीक है, अभी हम इंडिया में करंटली आरबीआई ने हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये रिटेल ई रूपी रिलीज किया है। फिलहाल के लिए अभी रिटेल ई रूपी रिलीज हुआ है, ये फर्दर फ्यूचर में अभी रिलीज होगा। ठीक है, अब इंडियन एक्सप्रेस वालों ने इसको एक्सप्लेन किया है कि हाउ डिजिटल ई रूपी विल वर्क। यूजर विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट विद ई रूपी थ्रू डिजिटल वॉलेट। जैसे मैंने को बताया, वॉलेट क्रिएट होगा, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा उसी बैंक का वॉलेट भी बन जाएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन कैन बी पर्सन टू मर्चेंट थ्रू क्यू आर कोड्स। जैसे हम आजकल देखते हैं ना, हर दुकान पे क्यू आर कोड लगा होता है, पेटीएम का, भारत पे का। वैसे ही ये क्यू आर कोड लगा होगा डिजिटल ई रूपी का, और वहाँ पे आप स्कैन करके शॉप्स में भी पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है कि सर्कुलेशन कैसे होगी इसकी मार्केट में। जैसे बैंक्स के थ्रू हमारे कैश की सर्कुलेशन होती है, वैसे ही ई रूपी की भी सर्कुलेशन बैंक्स के थ्रू ही होगी। ठीक है, अगर आपने बैंक में जाके अपने सबमिट करवा डिपॉजिट करवाने पैसे, तब आप बैंक में ही जाओगे, अपने कैश को डिपॉजिट कराओगे, उसको चेंज करवा लोगे डिजिटल ई रूपी के फॉर्म में। या आपको विड्रॉ करवाने अपने वॉलेट में, तब भी आप बैंक जाओगे, वहाँ पे फॉर्म सबमिट करोगे। ठीक है, और आपके पास जो भी अकाउंट में आपके कैश होगा वो डिजिटल ई रूपी के फॉर्म में आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस है जैसे आप बैंक के थ्रू अपने कैश निकलवाते हैं। ठीक है, अभी इसका एटीएम एटीएम का तो पता नहीं क्या सिस्टम होगा, पर अभी सिर्फ इतना है कि बैंक्स के थ्रू आप इसको सर्कुलेशन में ले आएंगे। एडवांटेजेस क्या क्या हैं अब इसके? कटिंग द डॉलर डिपेंडेंस। ठीक है, अगर हमारे पास डिजिटल ई रूपी आ जाएगा, और काफ़ी सारी कंट्री से हमारी बात चल रही है, जैसे रशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, कि हमारी जो भी फॉरेन ट्रेडिंग होती है, जो भी हमारे फॉरेन में एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट्स होते हैं, उन सब में अगर हम ई रूपी का यूज़ करेंगे तो हमारे जो सेटलमेंट का टाइम है, हमारे जो पैसे आने जाने का टाइम है, वो बचेगा और काफ़ी ज़्यादा वो एफिशिएंट रूप से हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें डॉलर पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है रेगुलेटेड इंटरमीडियरी। अब जैसे आरबीआई जो है वो इसको रेगुलेट कर रही है, जैसे क्रिप्टो करेंसी थी उसे कोई रेगुलेटर नहीं था। ठीक है, आरबीआई इसको रेगुलेट कर रही है, तो इट इज़ विदाउट एनी रिस्क। मे भी रिस्क हो सकते हैं, थोड़े बहुत रिस्क होंगे, वो जब यूज़ में आएगा तो हमें पता लगेंगे क्या क्या इसमें रिस्क हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पर फिलहाल के लिए जैसे इसको आरबीआई रेगुलेट कर रही है, तो अगर कुछ रिस्क होता भी है तो आप ग्रीवियंस सेल में जाके अपनी कंप्लेंट लिखवा के अपने जो भी रिस्क होगा उसको ठीक भी कर सकते हैं। आपको रिस्क के लिए ग्रीवियंस सेल भी प्रोवाइड किया जाएगा आरबीआई के थ्रू ही। फिर है ग्लोबलाइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम।
ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट मे डू अवे विद नेसेसिटी फॉर एक्सपेंसिव नेटवर्क कॉरस्पॉन्डेंट बैंक सेटल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अगर आप कोई आपका रिलेटिव या कोई फ्रेंड फॉरेन में रहता है, उसको अपने पैसे भेजने हैं, अगर बैंक के थ्रू भेजोगे तो वो लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं सेटलमेंट के लिए। अगर आप डिजिटल ई रूपी आप डिजिटली ट्रांसफ़र करोगे तो उससे टाइम भी कम लगेगा और पैसे भी कम लगेंगे सेटलमेंट को अपने सेटल करने के लिए। अब क्या डिसएडवांटेजेस हैं ई रूपी के? कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। सबसे बड़ा कंसर्न यही है इसका, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का। अब हम कैश को स्पेंड करते हैं, ठीक है, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप दूध का पैकेट ही लेके आ रहे हैं, आपने 30 रुपए दिए, 35 रुपए दिए, या चिप्स का पैकेट लेके आ रहे हैं, 20 रुपए दिए, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, ठीक है। पर जब आप ई रूपी से स्पेंड करोगे तो आपके बैंक को पता लग जाएगा कि आपने पैसे जो है वो कहाँ खर्च किए और कितने खर्च किए, तो उसका एक रिकॉर्ड होगा। मतलब आप जो भी सिटीजन्स होंगे ना, उनके बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हो, जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर सकते हो। तो इससे बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी, प्राइवेसी के लिए कंसर्न हो सकता है। दूसरा है फाइनेंशियल एंड डिजिटल डिवाइड। बहुत सारे लोग इंडिया में फ़िलहाल अभी तक डिजिटली इलिटरेट है, उन्हें नहीं पता है कि डिजिटली कैसे यूज़ करना है, या डिजिटल यूज़ करने से डरते हैं, या फ्रॉड रिस्क उन्हें पता नहीं है कि कैसे चीज़ें होती है डिजिटली। तो पहले तो हमें लोगों को डिजिटली लिटरेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाउ डज दिस सिस्टम वर्क, तभी उसके बाद लोग इसको अडॉप्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये दो डिसएडवांटेजेस मेरे को समझ आते हैं। फिर आगे हम वे फॉरवर्ड करेंगे कि कैसे इसको हम आगे और बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोगों के कंसर्न्स को कम कर सकते हैं। तो पहला है सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो कि प्राइवेसी रिस्क फ्री हो, ठीक है, कोई आपको प्राइवेसी को कोई रिस्क ना हो, ठीक है। ऐसी रेगुलेशंस लेके आना कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, या आपके पैसे कहीं पे फंस जाते हैं, या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको तुरंत रेजोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ऐसा डिजिटल इन्वायरमेंट अगर हम क्रिएट करते हैं तो लोग इसको और ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे। दूसरा है रिगरस केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी होता है नो योर कस्टमर। जो कस्टमर होगा उसको उसके आइडेंटिफिकेशन को जानने के लिए केवाईसी के नॉर्म्स लेके आते हैं, हर ये बैंक के थ्रू होता है। तो आपको अगर केवाईसी नॉर्म स्ट्रिक्ट होंगे, किसी भी पर्सन को अगर डिजिटल करेंसी चाहिए तो उसकी केवाईसी करवानी पड़ेगी। जैसे आधार कार्ड हो गया, उसको अपना पैन कार्ड जो होगा वो रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ये सब केवाईसी नॉर्म अगर हमको पता होगा किस पर्सन के पास कितना डिजिटल ई रूपी है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोक सकते हैं और टेरर फाइनेंसिंग को भी रोक सकते हैं। अगर कैश होगा तो ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना और मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर हमारे पास डिजिटल ई रूपी है तो उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, और ये दो चीज़ें जो मनी लॉन्ड्रिंग है और टेरर फाइनेंसिंग है, इनको हम रोक सकते हैं। तो ये था हमारा डिजिटल ई रूपी के बारे में, हाउ ई रूपी विल वर्क, पहला एडिटोरियल। अब जो दूसरा एडिटोरियल है वो है द एम्स अटैक। अभी रिसेंटली एम्स में अटैक हुआ, साइबर अटैक था, ठीक है। उन्होंने काफ़ी सारे वहाँ के जो सर्वर्स थे वो हैक कर लिए थे, और काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट उनसे डिमांड कर रहे थे उनके सर्वर्स को रिलीज़ करने के लिए। तो शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो जब से ये अटैक हुआ है तब से एक चीज़ लोगों को समझ आ गई है कि हमारी साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो भी हम इंटरनेट पे काम करते हैं, जो भी डाटा हमारा इंटरनेट पे है, उसको प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने फेस की। बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स, जिन सब की मेडिकल हिस्ट्री का डाटा एम्स हॉस्पिटल के सर्वर्स में था, वो सब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो चुका है कि साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। बहुत हैंडसम अमाउंट में पैसे पे किए जाते हैं साइबर सिक्योरिटी फर्म्स को, ताकि उनका डाटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है साइबर सिक्योरिटी में। अब इसको हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इंडिविजुअली भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिविजुअल भी अडॉप्ट करेगा साइबर सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट भी अडॉप्ट करेगी, तो बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे सब सेफ फील करेंगे अपने डाटा को, जो भी उनका इंटरनेट पे है उसको लेके, ठीक है। एज वी नो, इंडिया की जो पॉपुलेशन है अब ऑलमोस्ट 135 करोड़ प्लस हो चुकी है, जिसमें से हमारे पास 2025 तक ये एक्सपेक्टेड है कि 100 करोड़ ऑनलाइन यूजर्स भी हो जाएंगे, ठीक है। With this development, digital technology, cyber crimes are becoming more sophisticated as well.
अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितने ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स होंगे, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी तो कम है ना, बेशक यूज़र्स बहुत ज़्यादा है पर डिजिटल लिटरेसी कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो साइबर क्राइम्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हैकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन लूप होल्स को क्राइम कमिट करने के लिए, ठीक है। India must therefore carefully assess vulnerability in cyberspace and address them holistically through cyber security policy. साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अगर आती है तो इन सब चीज़ों को अच्छे से एड्रेस किया जाएगा। अब साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, refers to the methods used to safeguard computers, networks, programs, and data from unauthorized access or attacks. ठीक है, अपने कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को, डाटा को बचाना किसी अनऑथराइज एक्सेस से, मतलब जिसको आपने ऑथराइज नहीं किया यूज़ करने के लिए, अगर वो भी यूज़ कर रहा है तो उसको रोकना। कोई आपके सिस्टम को अटैक कर रहा है, जो भी आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई ऑनलाइन काम करते हैं, अगर किसी भी तरीके से वहाँ पे कोई अननेसेसरी आपको एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है या अननेसेसरीली अटैक कर रहा है, तो उन सब चीज़ों को हम साइबर सिक्योरिटी में प्रोटेक्ट करते हैं। इन सब अटैक्स को, इन सब कंसर्न्स को एड्रेस किया जाता है साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी जो है, इसके मेजर थ्रेट्स क्या क्या हैं? साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या हमको मेन दिक्कतें देखने को मिलती है जिसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए? पहला है रैंसमवेयर। आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में, रैंसमवेयर अटैक हुआ, या हुआ वह हुआ, ठीक है। रैंसमवेयर क्या करता है? ये आपके कंप्यूटर में घुसता है, ये आपके मोबाइल में घुसता है, और आपकी बहुत कोई इंपॉर्टेंट फाइल होगी ना, उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना देगा, इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जब आपको ज़रूरत होगी उस फाइल की, आप क्लिक करते रहोगे, खुलेगी नहीं, पासवर्ड मांगेगी, तो फिर क्या होंगे, हैकर्स आपसे पैसे मांगेंगे, तब आपको जाके उस फाइल का एक्सेस देंगे, ठीक है। ये बहुत कॉमन है रैंसमवेयर, ये बहुत ज़्यादा हैकर्स यूज़ करते हैं किसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करके, उसके बाद उसके लिए पैसे मांगना ताकि उसको फिर डिक्रिप्ट भी कर सके हैकर्स ही। दूसरा है ट्रोजन हॉर्सेस, ठीक है। ट्रोजन हॉर्सेस क्या करते हैं? ये करते हैं किसी हार्मफुल एप्लीकेशन को अपनी किसी सेफ एप्लीकेशन के अंदर घुसा देते हैं। जैसे मान लो कोई आपने इंटरनेट से कोई सेफ एप्लीकेशन डाउनलोड की, ठीक है, मान लो अपने फेसबुक ही डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब जब आप फेसबुक डाउनलोड कर रहे हो तो उसके साथ ही उसके अंदर एक हार्मफुल एप्लीकेशन भी होगी। जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो एक हार्मफुल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाएगी, और वो क्या करेगी, आपके कंप्यूटर का एक्सेस जो है हैकर्स को दे देगी। उसे ट्रोजन हॉर्सेस कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरी है क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हो तो अननेसेसरीली वहाँ पे लिंक्स शो करना शुरू कर देते हैं, अननेसेसरीली वहाँ पे आपको एड्स आना शुरू हो जाती है कि आप एक बार क्लिक करोगे और फिर आपके बस कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना साइबर सिक्योरिटी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी आपकी प्राइवेसी भी, आपका वेबकैम हैक हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैक हो जाएगी। तो किसी भी अननेसेसरीली जो आपको पता नहीं है लिंक या आपको पता नहीं है ऐड, उस पर क्लिक बिल्कुल नहीं करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे खासकर ये बहुत ज़्यादा आते हैं क्लिक जैकिंग वाले, ठीक है। फिर है क्रिप्टो जैकिंग। अब आपको पता है जैसे क्रिप्टो करेंसीज बहुत कॉमन हो चुकी है, तो क्रिप्टो जैकिंग भी बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पॉपुलर हो रहा है हैकर्स में। ये क्या करते हैं, दूसरे के कंप्यूटर्स पे क्रिप्टो माइन करना शुरू कर देते हैं, क्रिप्टो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी प्रायर कंसेंट, ठीक है। तो इसको क्रिप्टो जैकिंग कहते हैं। ये मेजर मेजर आजकल जो ट्रेंडिंग में थ्रेट्स चल रहे हैं हमारी सिक्योरिटी को साइबर में, तो ये सब मैंने आपको बता दिए। फिर क्या है, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं साइबर सिक्योरिटी को? डेटा प्रोटेक्शन। अब मेजरली क्या होता है, हमारी जो कंपनीज हैं इंडिया में, उन सब ने क्या किया है, अपने जो डाटा है उसके लिए जो स्पेस है वो सब हम स्टोर करते हैं फॉरेन सर्वर्स में, या फॉरेन के पास मतलब कोई इंटरनेशनल कंपनी होगी जिसका हेडक्वार्टर किसी और कंट्री में होगा, वहाँ पे हम अपना सारा इंडिया का डाटा स्टोर करते हैं, मतलब आउटसाइड इंडिया। तो उस डाटा का हमें नहीं पता क्या होता है, क्योंकि जिस कंपनी के पास हम स्टोर कर रहे हैं डाटा, उनके पास पूरा एक्सेस है उस डाटा, कुछ भी कर सकते हैं वो डाटा हमारा सेल कर सकते हैं कंपनीज को, वो डाटा का मिसयूज़ कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती है। तो सबसे पहला कंसर्न ही है डाटा प्रोटेक्शन। हमें कुछ ऐसा चाहिए कि डाटा जो हो वो इंडिया में ही स्टोर हो, किसी इंडियन कंपनी के पास ही स्टोर हो। दूसरा है प्रॉक्सी साइबर अटैक्स। विदाउट एनी असिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, एआई इज एबल टू क्रिएट
ऑटोनोमस लीथल वेपन सिस्टम। अब क्या होगा, होना शुरू हो चुका है आजकल कि हैकर जो है वो खुद नहीं अटैक करते, वो एक एआई सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर दिया है। वो एआई सिस्टम क्या करेगा, टारगेट करेगा कंप्यूटर्स को जो वल्नरेबल होंगे, जिनकी साइबर सिक्योरिटी कम होगी, जिनमें एंटीवायरसेस नहीं होंगे, या जिनमें कोई आपसे सिक्योरिटी आपने कोई मतलब कोई वॉल लगाई ही नहीं है सिक्योरिटी के, ऐसे सिस्टम में वहां पे अटैक्स करते हैं एआई का सिस्टम। इन्हें पता होता है कि कौन सा वीक है, किसकी सिक्योरिटी वीक है, वहां पे जाके एआई क्रिएटेड हैकर्स जो हैं वो खुद अटैक करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, क्या हम चीज़ें कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नंबर वन, साइबर अवेयरनेस। सबसे पहले लोगों को बताना है, अवेयर करना है कि साइबर सिक्योरिटी भी कुछ चीज़ होती है। ठीक है, ऑनलाइन कुछ भी चीज़ करना, ऑनलाइन किसी को तंग करना, ऑनलाइन किसी का हैक करना, ये सब चीज़ें जो है वो साइबर स्पेस को थ्रेटन करती है। जो आप ऑनलाइन काम करते हैं उन सब चीज़ों में आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लोगों को अवेयरनेस करना है, खासकर यंग पॉपुलेशन को। ठीक है, कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं, जो साइबर बुलिंग होती है, इन सब चीज़ों को ना करें। ठीक है, फिर है टेक डिप्लोमेसी। टेक डिप्लोमेसी कैसे, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं जब वो हैक करते हैं किसी सिस्टम को या किसी सिस्टम को अटैक करते हैं तो वो रिमोटली करते हैं। रिमोटली मतलब वो होंगे इंडिया में ही, पर वो वीपीएन का यूज़ करके अपना जो आईपी एड्रेस है वो किसी और कंट्री का शो करते हैं, जिससे उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीपीएन सर्विसेज हैं इनको बंद करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम इंडिविजुअल को एक्सेस नहीं देना चाहिए, ताकि जो कोई भी इंडिविजुअल कुछ पैसे दे के वीपीएन सर्विसेज का यूज़ ना कर सके। और दूसरा, अगर किसी और कंट्री से अटैक हुआ है तो हमारे डिप्लोमेट जो हैं वो उस कंट्री से बात करके वहाँ पे जो हैकर अटैक कर रहा है उसका अरेस्ट भी कर सकते हैं। फिर है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। Since law enforcement is required to be well equipped to combat cybercrime, state must make sure that these services are included in state list. ठीक है, हर स्टेट के पास ऐसे कुछ लॉज होने चाहिए, ऐसे कुछ कॉम्बैट करने के लिए साइबर क्राइम को टूल्स होने चाहिए जिससे वो इफेक्टिवली किसी भी साइबर क्राइम से डील कर सकें। ठीक है, तो ये सब वे फॉरवर्ड्स थे और चैलेंजेस थे, मेजर थ्रेट्स थे जो हमारे साइबर सिक्योरिटी को फेस करने पड़ रहे हैं आजकल। ठीक है, now moving on to third editorial, and it is connecting India's east with Indo-Pacific। ठीक है, इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, अभी शो करता हूं आपको, ये देखिए ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये ये है ईस्टर्न इंडिया और ये है हमारा इंडो पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन है और ये इंडियन ओशन है। तो हम क्या इस आर्टिकल, इस एडिटोरियल के थ्रू कहना चाहते हैं कि जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है इसको हम इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आती हैं, जो ये सब कंट्रीज है, चाइना हो गया, ताइवान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज से हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट को कनेक्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है ये जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा नियर है इन सब चीज़ों, इन सब कंट्रीज़ के। इसकी पोजीशन की वजह से, इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ये सबसे ज़्यादा बेस्ट आपका अपॉर्चुनिटी है इंडिया की पूरे वर्ल्ड से, और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो कंट्रीज़ हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, अब क्या है, दो 2018 में इंडिया ने जो अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको कन्वर्ट करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दी। अब हम डिस्कस करते हैं ये दोनों पॉलिसीज हैं क्या। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा सबसे पहले जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था एक न्यूट्रल अलाय होता था यूएसएसआर। 1991 में क्या हुआ, आफ्टर द कोल्ड वॉर यूएसएसआर जो है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो हमारा एक बहुत मेजर अलाय जो था वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हमने एक लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी के बेसिस पे क्या था कि हमने जो हमारे ईस्ट रीजन है उसको स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, हमारे जो अपना ईस्ट वाला जो एरिया है, जो हमारे नेबर्स हैं, जो इंडियन ओशन में कंट्रीज हैं, उन पे हमारा फोकस होगा, उनके साथ हम अच्छे रिलेशंस बना के रखेंगे। ठीक है, फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने इंट्रोड्यूस की थी लुक ईस्ट पॉलिसी इन 1992। इसको हमने इसलिए फॉर्मुलेट किया था कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है हमारे जो इंडियन ओशन में या हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको कम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हमने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी।
ठीक है। फिर 2014 में जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आई गवर्नमेंट, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पॉलिसी में ऐसा था कि हम रिलेशंस तो अच्छे बना के रखेंगे ही, लेकिन इस समय हम एक्शन भी लेंगे। इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, कल्चरल टाइज को इम्प्रूव करेंगे, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कराएंगे, डेवलपमेंट कराएंगे अपनी आसपास वाली कंट्रीज में, विदाउट एनी, मतलब कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए कि वो भी हमारे लिए सेम करें। ठीक है। हम अपने जो कनेक्टिविटी होगी, ट्रेड होगी, कल्चर होगी, इन सब रिलेशंस पे काम करेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, अपने जो ईस्ट वाले रीजन में कंट्रीज आती है, इसको कहते हैं हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्टिंग, हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्टिंग बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन। अगर हम अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसको इंडो पैसिफिक रीजन के साथ कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या क्या हमको फायदे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्व्स एज स्ट्रेटेजिक एंट्री वे टू साउथ ईस्ट एशिया एंड बियॉन्ड। सबसे बढ़िया हमारा जो स्ट्रेटेजिक वे है, सबसे बढ़िया हमारी जो एंट्री पॉइंट है साउथ ईस्ट एशिया में, वो है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, consumers in greater Indian geography have access to thriving markets in South and Southeast Asia। अब हमारे जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उन्हें प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट मार्केट के, तो हमारे जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वहाँ से प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी है। ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जैसे इंडिया का है वो इतना डेवलप नहीं है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। तो उसकी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उस एरिया पे फोकस करें। ठीक है। ताकि हमारे जो रिलेशंस है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, और साथ में हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज होगी, जैसे जापान हो गया, हमारे कोरिया हो गया, ये बहुत हेल्प कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट कराने के लिए, जैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स बनाना हो गया, ये सब वहाँ पे हेल्प की जा रही है। अब चैलेंजेस क्या क्या है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। सबसे बड़ा चैलेंजेस है वहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस का। वहाँ पे क्योंकि बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है और साथ में म्यांमार है, यहाँ से जो भी रिफ्यूजीज होते हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ जाते हैं, तो रिफ्यूजी संभालना, उनको कैटर करना, ये सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। अभी जैसे हमने डोकलाम का डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है, तो चाइना के जो इंटेंशंस है कि वो कैप्चर करना चाहता है नॉर्थ ईस्ट को, अरुणाचल को तो वो ऑलरेडी अपना एरिया ही मानता है, तो चाइना जो है कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शंस करता रहता है नॉर्थ ईस्ट में, उसको स्टेबल नहीं रहने देता। ठीक है। एक तो रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया, ऊपर से चाइना के इंटेंशंस हो गए। फिर है एक्सट्रीमिस्ट और इंसर्जेंट ग्रुप्स। एक्सट्रीमिस्ट और इंसर्जेंट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। वो कई रीजंस की वजह से वहाँ पर है, एक तो बॉर्डर इश्यूज है। ठीक है। बॉर्डर इश्यूज की वजह से है, प्लस ट्राइबल एरिया है, ट्राइब्स रहती हैं काफ़ी अलग अलग टाइप की, तो वो परमिट नहीं करती वहाँ पे लॉज को, वो अपने ही चलाना चाहती है, अपने लॉज मानना चाहती है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत है। ठीक है। इसकी वजह से जो है इंटरनेशनल कनेक्शंस जो है वो कम हो जाते हैं। फिर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो काफ़ी बैकवर्ड है बाकी इंडिया के कंपेरेटिवली। वहाँ पे लैक ऑफ इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनएडिक्वेट रोड कनेक्टिविटी है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत कम है। तो अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे साउथ ईस्ट एशिया के साथ, इंडो पैसिफिक रीजन के साथ, तो ऑटोमेटिकली ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है इसमें, एक्ट ईस्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। अब हम जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर आए हैं ना, उसको हम इनिशिएट ही नॉर्थ ईस्ट से करेंगे। ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट से इनिशिएट करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का फायदा होगा और नॉर्थ ईस्ट में ही डेवलपमेंट आएगी। दूसरा है बॉर्डर एंड कनेक्टिविटी इशू मैनेजमेंट। ठीक है। अब वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, एयर लिंकेज जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन को वो इतनी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन इतना डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे, और एक तो वहाँ पे जो टेरेन है, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा माउंटेनियस है, तो वहाँ पे रोड्स बनाना तो डिफ़िकल्ट है ही, प्लस वहाँ पे एयरपोर्ट्स बनाना भी डिफ़िकल्ट है। ठीक है। एयर लिंकिंग भी वहाँ पे मुश्किल है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी को और अच्छा किया जाए। उड़ान स्कीम के थ्रू वहाँ पे काफ़ी एयरपोर्ट्स बने। फिर है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज़। जब वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, रोड्स बनेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगी। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट को
इंडो पैसिफिक रीजन से जोड़ना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें कवर हो जाएंगी और इन कंट्रीज के थ्रू जो भी ट्रेड होगा, जो भी इकोनॉमिक एडवांटेज होगा, वो सब एडवांटेज हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी सबसे पहले मिलेगा, और सबसे पहले मिलने की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। Now, moving on to our next article, that is poor soil management will erode food security. ठीक है। अब सॉइल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को पता है। सॉइल में ही हमारे सारे प्लांट्स, हमारे सारे वेजिटेबल्स, सारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सॉइल से ही निकलता है। ठीक है। 87% of life forms on this planet, including humans, microorganisms, worm, insects, birds, etc., etc. ये सब सॉइल के थ्रू निकलते हैं, एंड दैट इज द करंटली इन ग्रेट जीपीडी। ये सब ग्रेट जीपीडी में है। ठीक है। जो सॉइल है वो सब कुछ सपोर्ट करती है, लाइफ सपोर्ट करती है अर्थ पे। मेनली कहने का मतलब ये है 90% ऑफ इंडिया स्टेट्स आर विटनेसिंग सॉइल कन्वर्जन टू डेजर्ट। अब 90% इंडिया में क्या हो रहा है कि सॉइल जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती जा रही है डेजर्ट में। ठीक है। इसमें 30% ऑफ इंडियाज लैंड इज ऑलरेडी डिग्रेडेड। Therefore, safeguarding soil is crucial for both mankind and security of food, nourishment for future generation living on this land. इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सॉइल की नरिशमेंट को हम अच्छे से प्रोटेक्ट करें ताकि हमारा मैनकाइंड भी बचा रहे। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्दी सॉइल। अब क्या क्या सिग्निफिकेंट है एक हेल्दी सॉइल की? It ensure the growth of healthy plants, increase their nutritional content for food and nutrition security. ठीक है। पहला सिग्निफिकेंस ये था कि ये हमारा सॉइल जो है वो प्लांट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाती है, उन्हें अच्छे से हेल्दी सपोर्ट मिलता है। ठीक है। दूसरा है नेचर्स फिल्टर। सॉइल फिल्टर आउट डस्ट, केमिकल एंड अदर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सरफेस वाटर। ठीक है। लिविंग बिहाइंड सम क्लीनेस्ट वाटर ऑन द प्लैनेट। सॉइल जो है वो एज अ नेचुरल फिल्टर एक्ट करती है, जिससे हमें जो होता है प्योर वाटर जो है वो प्रोवाइड होता है। फिर है लाइवलीहुड एंड सेटलमेंट। सॉइल प्रोवाइड सपोर्ट इन आर सिटीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिल्डिंग। अब जो भी सेटलमेंट होगी, जो भी डेवलपमेंट की जाएगी वो सॉइल के ऊपर ही होगी। कोई बिल्डिंग बनेगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। जैसे हम मान लो गंगा प्लेन्स है तो वो कितना रिच है, कितना फर्टाइल सॉइल है, तो वहाँ पे आसपास की पॉपुलेशन भी फ्लरिश कर रही है। ठीक है। अब ये कुछ सॉइल डिग्रेडेशन के इमेजेस है जहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। फिर है चैलेंजेस टू सॉइल हेल्थ। फर्स्ट चैलेंज है सॉइल हेल्थ का एग्रोकेमिकल अब्यूज। एग्रोकेमिकल ओवर यूज कॉजेज सॉइल एसिडिफिकेशन। ठीक है। सॉइल एसिडिफिकेशन हो जाती है। फिर सेकंड है रैपिड डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन। थर्ड है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग because saturated soil hinder drainage salts imported by irrigation water. Excessive irrigation results in water logging and soil salinity. Soil जो होगी वो saline हो जाएगी अगर water logging हम excess में कर देंगे। ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या क्या है इसमें? एग्रोफॉरेस्ट्री by acting as a barrier, trees, shrubs can be included into farming operation to reduce runoff, improve infiltration, decrease soil erosion. एग्रोफॉरेस्ट्री। ठीक है। फिर है रेगुलर सॉइल ऑडिट्स। मैनेजमेंट जो है वो रेगुलर सॉइल का ऑडिट करे, देखे सॉइल की क्वालिटी कैसी है, क्या चीज़ों की ज़रूरत है सॉइल को। थर्ड है रोटेटिंग हाई रेजिड्यू क्रॉप्स लाइक कॉर्न, हे, स्मॉल ग्रेन्स कैन असिस्ट स्टॉप इरोजन। ये सब अगर हम रोटेशन में यूज़ करेंगे हाई रेजिड्यू क्रॉप्स को तो इनका जो रेजिड्यू होता है वो सॉइल के ऊपर बैठ जाता है और इरोजन उसका रोक देता है किसी ना किसी तरह से। ठीक है। तो ये मेनली 4 आर्टिकल्स थे दिसंबर मंथ के। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। इनके बाद भी जो नेक्स्ट पार्ट होगा, बाकी एडिटोरियल्स हम उस नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू दिस चैनल।